हेलो फ्रेंड्स, एमएड रंजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट को पढ़ते हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन है, जिसका बीबीए मोस्ट क्वेश्चन है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? इसके प्रकृति एवं क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट यूनिट में। तो उसका उत्तर होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान विषय के एक विशिष्ट व्यवहारात्मक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यवहारात्मक मनोविज्ञान के रूप में इसकी परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है। लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान विषय के नियम, सिद्धांत एवं क्रियाविधि आदि को शिक्षा के क्षेत्र में काम में लाने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह वह विषय है जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार का शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस समय में विद्यार्थी पढ़ने के टाइम में ही उनके सही वातावरण देकर सही तरीका से अध्ययन किया जाता है। अपने व्यवहारात्मक रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का वह विषय इस प्रकार शिक्षा के कार्य प्रयोजन एवं कार्य प्रणाली को अधिक से अधिक उन्नत एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न करता हुआ उस रूप में दिखाई देता है जिस प्रकार की औद्योगिक मनोविज्ञान औद्योगिक जगत में मानव व्यवहार संबंधी गुत्थियों को सुलझाने, गुत्थियों कहने का अर्थ क्या कि कितना भी कठिन कार्य रहेगा उसे आसानी से सुलझाकर मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सकने का मार्ग प्रशस्त करता है। अथवा अपराध मनोविज्ञान जिस प्रकार अपराध से जुड़े हुए व्यक्तियों तथा वातावरण का अध्ययन कर अपराधियों को पहचानने और उनके व्यवहार का उचित परिमार्जन करने में सहायता देता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न गुत्थियों मतलब कठिनाइयों को सुलझाकर सही सर्वोत्तम मार्ग प्रशस्त करता है, उसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में अध्ययन के समय में ही उन्हें अच्छे वातावरण देकर उसे हम सही किया जा सकता है। अब देखिए कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में लिखा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में अवतरित होने वाले विषय शिक्षा मनोविज्ञान ने अब एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपने पैर अच्छी तरह से जमा लिए। कहने का अर्थ ये हुआ, यदि इसका कार्य जगत शिक्षा के सीमित है परंतु फिर भी इसका अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में कर पाना अब काफी संभव है। इसके इस रूप को समझने में जहां विद्वानों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमारे सहायता कर सकती है, यहाँ यह जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरे संबंधित विषय जैसे शिक्षा और दर्शन आदि से नाता है। हमारी काफी सहायता कर सकती है कि आगे यही स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा और उनका विश्लेषण इस प्रकार है। जैसे में स्किनर महोदय ने बोले थे कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने संबंधित है। स्किनर महोदय के द्वारा जो दिया गया रूल है या सिद्धांत है, उनमें कहा गया शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें शिक्षण एवं सीखने संबंधित है। कहने का अर्थ ये हुआ, शिक्षण के साथ साथ शिक्षण के समय ही सीखने संबंधित उनका रूल था। उसी प्रकार क्रो महोदय के द्वारा दिया गया सिद्धांत यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधित अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। करो कहते हैं कि व्यक्ति में मनोविज्ञान का जो ज्ञान दिया जाता है
वह जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक उन्हें अनुभव वर्णन कराते हैं। उपरोक्त दोनों परिभाषा इस बात पर बल देती है कि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने और सिखाने का मनोविज्ञान है। यानी क्रो एवं क्रो और स्किनर महोदय ने इस बात पर बल दिया कि मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने यानी खुद को सीखेंगे और दूसरे को सिखाएंगे, इस पर बल देते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में सीखने और सिखाने का एक विशेष स्थान है और विद्यार्थी और शिक्षार्थी इस प्रक्रिया की एक बहुत सी महत्वपूर्ण कड़ी है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षणिक पृष्ठभूमि में शिक्षार्थी के अनुभव और व्यवहारों को अध्ययन करने का साधन बताना उचित ही ठहराता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि विद्यार्थी को व्यवहार और अनुभवों को आंका जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक और परिभाषा जो पील महोदय द्वारा दी गई, इस विचार में सबसे अधिक संक्षिप्त और तर्कसंगत है। यह परिभाषा इस प्रकार है कि मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पील महोदय के द्वारा कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यहां प्रश्न उठता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा का विज्ञान कहना यहां उचित है। उत्तर के लिए पहले शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान के आपसी संबंधों पर यदि हम विचार करें तो शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा अपने आप में सभी प्रकार से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने एक साधन है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार में उचित परिवर्तन कर सके, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब ये नहीं सिर्फ पढ़ाई में हम आगे बढ़ाएं, बल्कि उनके व्यवहार में, आचरण में, चरित्र में सभी तरह से उन्हें पर्यावरण, व्यवहारिक वातावरण देकर उनको सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे कि पील महोदय के निम्न वक्तव्य में है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को अपने विद्यार्थी के विकास को समझने के लिए उनके क्षमताओं को, सीमाओं और विस्तार जानने और उनके सीखने की प्रक्रिया से अवगत कराना होगा। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य की तुलना एक इंजीनियर से की जा सकती है कि इंजीनियर तकनीकी विशेषज्ञ होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति यदि इंजीनियर बनता है तो उसमें तकनीकी नॉलेज आ जाता है। पढ़ाई के समय उन्हें एक्सपीरियंस के साथ साथ ज्ञानेबल हो जाता है। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों जैसे कि पुल और सड़क बनाना इत्यादि के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में एक तकनीकी विशेषज्ञ होने के नाते निम्न कार्यों की आवश्यकता, जानकारी, सिद्धांत एवं नियम को क्या करते हैं, पालन करते हैं। जैसे में यहाँ जिस प्रकार कहा गया है कि एक इंजीनियर को उनकी तकनीकी कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी कार्य, जैसे कोई पुल बनाएंगे या रोड बनाएंगे तो उसका वह नॉलेज हो जाता है। उसी प्रकार शैक्षणिक पृष्ठभूमि में शिक्षार्थी के व्यवहार को समझने के लिए उसके व्यवहार में उचित परिवर्तन करके व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान और तकनीकी शास्त्र कहना एक उचित ही लगता है। कहने का जो भी मनोवैज्ञानिक के विद्या शिक्षा होते हैं उनमें यह ज्ञान हो जाता है कि विद्यार्थी को किस प्रकार हम व्यवहार रूप से उन्हें हम परिवर्तन करेंगे, सही दिशा, सही मार्गदर्शन को फॉलो करवाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अब शिक्षा मनोविज्ञान से
शिक्षा का विज्ञान माना जाना इस दृष्टिकोण से इसकी विज्ञानमय मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। शिक्षा और शिक्षा दर्शन से इसके संबंधों द्वारा इस बात की पुष्टि होती है। इसकी प्रकृति को और अधिक स्पष्ट के लिए हम निम्न तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान विषय की व्यवहारात्मक शाखाओं में से एक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि शिक्षा जो मनोविज्ञान मनोविज्ञान विषय का व्यवहारात्मक शाखाओं में से एक है। इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि यदि व्यक्ति को या विद्यार्थी को व्यवहार पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि सिद्धांत, नियम और विधियों को प्रयोग करके विद्यार्थी को अनुभव का अध्ययन करने में सहायक होता है। मनोविज्ञान में जीवधारियों के जीवन के समस्त क्रियाओं से संबंधित व्यवहार का क्रियाएं होते हैं, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक पृष्ठभूमि में विद्यार्थी के व्यवहार का पालन करने अपने आप को सीमित रखता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा क्यों और शिक्षा क्या जैसे प्रश्न का उत्तर देने में अपने असमर्थ पता है। ये प्रश्न शिक्षा दर्शन द्वारा सुलझाए जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी को संतोषजनक ढंग से उचित शिक्षा देने के लिए उचित जानकारी, कौशल, तकनीकी परामर्श देने का प्रयत्न करता है। फर्स्ट है लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की गिनती कलात्मक विषयों में से की जाती है अथवा विज्ञान में यह निर्णय करने में कोई भूल नहीं की जानी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान को दृष्टि से विज्ञान ही माना जाना चाहिए। इस प्रकार मान्यता के पीछे इसकी प्रकृति, इसकी रूप ही है। सभी तरह से विज्ञानमय नजर आता है। सभी तरह से विज्ञानमय नजर आता है। ऐसा ही क्यों? यह सिद्ध करने के लिए पहले यह जानने का प्रयत्न करना होता है। वैसे ही इन बातों पर जिनके विद्यमान होने पर किसी विषय को विज्ञान को दर्जा दिया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि इसमें यह चर्चा किया गया है कि जिस प्रकार कोई भी इंजीनियर को तकनीकी संबंधित अपनी नॉलेज होता है, इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनमें अपनी विषय और व्यवहार रूप से उस ज्ञान को अर्जन किए हुए रहते हैं। अब है कि विज्ञान कहलाने हेतु आवश्यक विशेषताएं क्या है। सामान्यतः किसी भी विषय को विज्ञान का दर्जा दिया जा सकता है अगर कुछ निम्न शर्तों को पूरा करते हैं तो उसके पास से तथ्यों का ऐसा व्यवस्थित भंडार, सर्वमान्य नियमों का सिद्धांत के माध्यम से पुष्टि की जा सके। उसके पास तथ्यों का ऐसा व्यवस्थित भंडार होना चाहिए जिसके सर्वमान्य नियमों एवं सिद्धांतों के माध्यम से पुष्टि किया जा सके। कहने करते हैं ये है जो विज्ञान कहलाने हेतु आवश्यक विशेषताएं। इसका ये हुआ कि विज्ञान तब कहलाएगा जब उनके पास जो कोई तथ्य होगा, कोई पॉइंट होगा, तो उसको सर्वमान्य नियमों यानी सभी नियमों को वह मानते हो। इस सिद्धांत के माध्यम से पुष्टि की जा सकती है जिसमें सत्य की खोज पर जोर दिया जाता हो। कहने का अर्थ विज्ञान वह कहलाएगा जो इस दुनिया में कोई क्या है, सत्य है, जो बात सत्य है उस पर जोर दिया जाए। अंधविश्वास में जो मात्र सुनी सुनाई बात या रूढ़िवादी तथा अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता हो वह विज्ञान ही कहलाएगा। विज्ञान कहने का अर्थ है कि विज्ञान हम तब कह सकते हैं जब कोई तथ्य है, कोई पॉइंट है, कोई रूल है, कोई सिद्धांत है, उनको फॉलो करता हो, ना कि सुनी हुई बातों पर वह अमल करता हो। जिसका यह विश्वास हो कि प्रत्येक घटनाएं जो होती है उनके पीछे कोई न कोई निश्चित कारण है। यदि हम कह सकते हैं कि कोई जो भूकंप आता है या गुरुत्वाकर्षण का रूल है या प्रकाश का परिवर्तन का रूल है, उसके पीछे रूल है, नियम दिया हुआ है, तो हम यह कहेंगे कि विज्ञान है। जिसमें अध्ययन तथा अनुसंधान हेतु
विज्ञान विधि का प्रयोग किया जा सकता है। परीक्षण और प्रयोग के आधार पर वस्तुगत तथा पक्षपात रहित निर्णय तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो वो विज्ञान कहलाएंगे। परिणाम और निष्कर्षों को पुनः निरीक्षण तथा अवलोकन के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तथा प्राप्त नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी मान्यताओं से परिवर्तन लाने की पूरी छूट दी जाती है। कहने का अर्थ ये है कि यदि विज्ञान है तो विज्ञान हम उन्हें कहेंगे यदि तथ्यों को वेरीफाई करता है, तथ्यों को हम जानते हैं, तो पुरानी तथ्यों और यदि नई परिवर्तन कुछ आते हैं तो वह ओपनली रहेगा कि सभी इनको जान सकते हैं कि कैसे और किस प्रकार यह कार्य करते हैं। जो कुछ घटित हो रहा हो उसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। जो कुछ नियम एवं सिद्धांतों के रूप में विचार रूप से प्राप्त हो उसे व्यवहारिक रूप में प्रयोग लाना संभव हो। कहने का अर्थ ये हुआ जो कुछ इसमें नियम या सिद्धांत दिया रहेगा उस पर विचार रूप में प्राप्त हो उसे व्यवहार रूप में लाना संभव होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि विज्ञान हम तब कहलाएंगे कोई यदि नियम है, कोई थ्योरी है, उस सिद्धांत को पढ़कर हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सके। हम तो ये जानते हैं ना, यदि हम साइंस में प्रकाश का परिवर्तन पढ़ते हैं तो ये तो जानते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है। कोई दीवार है, कोई लाइट है, वह रोशनी उस दीवारों से टकरा कर पुनः यदि लौट जाता है तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। उसी प्रकार यह व्यवहारिक जीवन में होना चाहिए, समझना चाहिए कि विज्ञान क्या है। तो यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान कहने के लिए आवश्यक उपरोक्त कसौटी पर कितना कसा जा सकता है। यदि हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा जो है मनोविज्ञान की विज्ञान कहने के लिए इतना शर्तें हैं, जैसे में आगे इसका कुछ चर्चा किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष में उसके पास व्यवस्थित एवं तर्कसंगत विषय वस्तु का ऐसा भंडार है जिसकी उपयुक्त प्रनियमों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरणों के द्वारा उचित रूप से पुष्टि की जा सके। कहने का अर्थ ये हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत हम तब कह सकते हैं जब उनके कोई न कोई भी यदि तर्क है, कोई सिद्धांत है, वह तर्क संगत होना चाहिए, उनका सही अर्थ निकालना चाहिए, जिसके उपयुक्त प्रनियमों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण के द्वारा उचित रूप से पुष्टि की जा सके, जिनको हम वेरीफाई कर सके, जिनको हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। विज्ञान की तरह ही यहाँ नियम एवं सिद्धांतों के रूप में अनेक प्रनियम सिद्धांत जैसे कि सीखने के नियम, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत आदि देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइंस में बहुत सारे नियम होते हैं, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत में भी बहुत सारे नियम को हम सीख सकते हैं। जैसे में हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर में कह रहे हैं कि सीखने के नियम भी होते हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत होते हैं, बुद्धि के सिद्धांत होते हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत होते हैं। यह सभी भी एक प्रकार का नियम है। सेकेंड पॉइंट है विज्ञान के प्रनियम एवं सिद्धांत की तरह शिक्षा मनोविज्ञान के प्रनियम एवं सिद्धांत को पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है और उन्हें विज्ञान सिद्धांत की तरह शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से उपयोग में लाने का प्रयत्न किया जाता है। थर्ड पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन तथा अनुसंधान करने में विज्ञान की तरह तर्कसंगत, वस्तुगत तथा पक्षपात रहित दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए। कहने का अर्थ यह है मनोविज्ञान में अध्ययन में यह इस बात पर तर्क रखा जाता है कि कोई भी बात हो तो तर्क संगत हो, तर्क यानी सोचने विचारने वाले बात हो, तत्व यानी कोई न कोई निष्कर्ष उसका निकले, सही अर्थ निकले, वस्तुगत होना चाहिए, कोई वस्तु होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए कि हम ये बड़े व्यक्ति है तो चलिए हम इनके तरफ बोल देते हैं। यहाँ साइंस में या मनोविज्ञान सिद्धांत में ये नहीं होना चाहिए।
कह रहा पक्षपात रहित होना चाहिए, मतलब रहित मतलब नहीं। दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए मनोविज्ञान विधि का सहारा लिया जाता है। यहाँ वस्तुगत अवलोकन तथा प्रेक्षण पर जोर दिया जाता है। प्रयोग तथा परीक्षणों में पर्याप्त वैधता, वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता रखी जाती है तथा उचित निष्कर्ष निकालकर उनकी वैधता परखी जाती है। सुने सुनाए तथा एक तरफा तथ्यों पर ध्यान न देकर उनकी सच्चाई को तोलने और परखने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें मनोविज्ञान सिद्धांत में यह पालन किया जाता है कि कोई भी बात सुनी सुनाई बात पर ध्यान न देकर उन्हें सिद्ध करने पर बल दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की तरह इस बात पर विश्वास करता है कि प्रत्येक घटना एवं व्यवहार के पीछे कोई न कोई विशेष कारण छुपे रहते हैं। इसको आधार बनाकर शिक्षा मनोविज्ञान के व्यवहारगत कारणों को जानकर सुधार तथा उपचार के प्रयत्न किए जाते हैं। कहने का अर्थ ये है, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की तरह ही क्या है, इस बात पर विश्वास रखते हैं कि इस कोई भी किसी भी प्रकार की यदि घटना होता है उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन है, कारण है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइंस में कोई भी घटनाएं जो होते हैं उनके पीछे कुछ न कुछ कुछ न कुछ क्या है, लॉ है, नियम लग जाता है। जैसे प्रकाश का परिवर्तन है, या कोई भी वस्तु यदि नीचे ही गिरते हैं तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण का भी फ्लो होता है। तो उसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान में भी क्या है, कोई न कोई रूल लगता है। शिक्षा मनोविज्ञान के व्यवहारगत कारणों को जानकर सुधार तथा उपचार के प्रयत्न किए जाते हैं। अब 5 पॉइंट है, जो भी नियम एवं सिद्धांत एक बार परीक्षण, प्रयोग तथा निरीक्षण के आधार पर बना लिए जाते हैं उनमें परिवर्तन लाने की पूरी आजादी है। शिक्षा मनोविज्ञान में भी वैसे ही मिलती है जैसे कि अन्य विज्ञान में नवीन जानकारी प्राप्त होने एवं प्रयोग तथा परीक्षण के आधार पर कोई नई बात सिद्ध होने पर मनोविज्ञान के प्रनियमों, सिद्धांत तथा उनकी नियमों को ऐड किया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मनोविज्ञान सिद्धांत में हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी भी विज्ञान में यदि नई तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है तो उसमें उस नियम को संशोधन करके उसमें वह भी नियम निष्कर्ष को जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार मनोविज्ञान सिद्धांत में भी किसी प्रकार की व्यवहारिक रूप से परिवर्तन आते हैं तो उनमें नवीन जानकारी जोड़ा जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। यह उनकी सिद्धांत हुआ। कहने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि इसमें यदि पहला एमएड सेमेस्टर 1 के प्रथम यूनिट में जो CC1 है जिसमें अधिगम एवं विकास का मनोवैज्ञानिक टॉपिक में ये यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका इतना बताया गया। यदि हम इतना लिखते हैं तो वह पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए इसका मोस्ट भी है क्वेश्चन सेकेंड हम चर्चा करते हैं, जिनमें क्वेश्चन जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों का वर्णन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बिहार के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि एमएड कर रहे हैं तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम प्रत्येक यूनिट बाय यूनिट आपको क्वेश्चन करवाएंगे। 100% इसी के तर्क पर आप यही क्वेश्चन आएंगे। आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है CC1 के लिए, यूनिट फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों का वर्णन करें। अब हम
इससे पहले हम ये पढ़े थे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उनका सिद्धांत क्या है। अब हम उनके कार्य का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, उत्तर होगा इसका कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य शिक्षा विज्ञान होने के नाते इसके द्वारा बहुत सारे सामग्री, सिद्धांत, नियम तथा तकनीकें अध्यापक और विद्यार्थी को प्रदान की जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान में भी बहुत सारे ऐसी सिद्धांत होते हैं और नियम होते हैं जिन्हें अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है, जिनके द्वारा बेहतर अध्यापक और बेहतर विद्यार्थी बन सके। यानी अध्यापक और विद्यार्थी को भी यह कार्य दिया जाता है जिसको फॉलो करके एक अध्यापक अच्छे अध्यापक बन सके और जो विद्यार्थी है वो बेहतर विद्यार्थी बन सके, अच्छे विद्यार्थी बन सके। एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जिनके बेहतर अध्यापक और बेहतर विद्यार्थी बन सके, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अच्छा शिक्षण कर सकता है। यदि अध्यापक अच्छे नहीं होंगे, नॉलेजफुल नहीं होंगे और एक अच्छे विद्यार्थी नहीं होंगे, उनके पास ज्ञान नहीं होंगे, तो अच्छे विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे। इसीलिए कहा गया है एक अध्यापक जो होगा वह शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अच्छा शिक्षण कर सकता है और एक विद्यार्थी इसके ज्ञान के सहारे अच्छी तरह सीखकर अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति अच्छे ढंग से कर सकता है। उद्देश्यों की प्राप्ति कहने का अर्थ यह है कि हम जो कुछ सीख रहे हैं, हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनका क्या यूज है, क्या उपयोग है। यदि हम वह जान लेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण और अधिगम को बेहतर बनाने में, यानी एक शिक्षक को अच्छा शिक्षक और एक विद्यार्थी को अच्छा बनाने में क्या भूमिका निभाई जाती है, चलिए इनके बारे में हम समझते हैं। अब लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण संबंधित कार्य क्या है। शिक्षक की शिक्षण दुनिया में वही भूमिका होती है जो एक बांध या पुल बनाने वाले मिस्त्री या कारीगर की होती है। यहाँ जितनी अधिक तकनीक या विज्ञान जानकारी प्रायोगिक कुशलता उसके पास बांध या पुल बनाने की होगी, उतनी अच्छी तरह से वो अपने कार्य को कर पाएगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ से रिलेटेड कर सकते हैं कि एक अच्छे शिक्षक तभी कहलाते हैं यदि उनके पास व्यवहारिक नॉलेज के साथ अच्छे ज्ञान, अपने विषय में ज्ञानफुल होना चाहिए। तो ही विद्यार्थी को वातावरण से जोड़ते हुए अच्छे ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ठीक यही बात शिक्षक के साथ भी होती है। शिक्षा मनोविज्ञान ही उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा का विज्ञान और तकनीकी शास्त्र होता है। उसे जितना अच्छा ज्ञान और व्यवहारिक कौशल, याद रखिएगा इसमें व्यवहारिक कौशल पर ज़्यादा बल दिया जाता है, व्यवहारिक कौशल अपने इस विज्ञान और तकनीकी शास्त्र से प्राप्त होता है, उतना ही अधिक सार्थक उस शिक्षण प्रयत्न में मिल रह सकेगी। एक तरह से उसके शिक्षण तथा शिक्षक संबंधी जो भी उत्तरदायित्व होंगे उनका भली भांति निर्वाह होना इस बात पर ही निर्भर करेगा कि उसे जितना और अधिक सीमा तक शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत तथा व्यवहारिक ज्ञान है, उसका कार्य विद्यार्थी को शिक्षा देना यानी व्यवहार यथानुकूल परिमार्जन, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। कहने का अर्थ ये है कि भली भांति हम जान चुके हैं कि जिस प्रकार एक इंजीनियर को पुल बनाने में अपनी तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार एक अच्छे शिक्षक और शिक्षा मनोविज्ञान का पालन करने के लिए जो एक शिक्षा मनोविज्ञानविद होते हैं उनके पास भी व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ उनकी अपनी सब्जेक्ट, अपनी पाठ्य पुस्तक का भी
नॉलेज होना चाहिए। आइए इस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक सफल सिद्ध होता है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। शिक्षा की कुछ प्रमुख जरूरतों पर ध्यान रखते हैं। अब है कि क्या क्या जरूरत है, इनके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट है कि विद्यार्थी को जानना। यदि हम विद्यार्थी को नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या चीज की आवश्यकता है, वह किस भली भांति से आए हैं, किस परिवेश से आए हैं, उनकी मदर टंग क्या है, तो हम उन्हें अच्छे नॉलेज नहीं दे पा सकते हैं, उन्हें हम रिलेटेड नहीं कर सकते हैं। चलिए अब जो कहा गया है उनको हम समझते हैं। अध्यापक को बच्चे की शक्ति और योग्यता का पता होना अति आवश्यक है। अध्यापक को बच्चे की शक्ति और योग्यताओं का पता होना आवश्यक है। इसके बिना वह अपने कार्य में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान बच्चे के बारे में कुछ बातें जानने में सहायता करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब तक हम विद्यार्थी के बारे में जानेंगे ही नहीं कि उनके पास क्या ज्ञान है या क्या चीज़ की कमी है, वह किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, उनकी मदर टंग क्या है, ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है एक शिक्षक को। सबसे पहले यदि उनके बारे में विद्यार्थी से हम ये सभी बातों का ज्ञान ले लेते हैं तो ही उन्हें हम आगे पढ़ा पाते हैं। सेकंड में है बच्चे की दृष्टिकोण, रुचियों, अभिरुचियों तथा अन्य अर्जित एवं जन्मजात योग्यता तथा शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे बच्चे है तो बच्चे का रुचि किस क्षेत्र में है, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, किसकी ज्ञान लेना चाहते हैं, तथा उनकी अर्जित अर्जित करने का अर्थ उन्हें घर से जो बच्चे आए हैं या पहले जो पढ़े लिखे हैं तो उनमें क्या क्या सीखे हैं। जन्मजात योग्यता क्या होते हैं, जन्मजात योग्यता कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे मदर से क्या सीख कर आए हैं, उनमें पहले से क्या योग्यताएं हैं, तथा शक्तियों, उनकी शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक के लिए। यदि हम शिक्षक यदि ये जान लेते हैं कि वह क्या क्या उनके पास है और किस विषय के संबंधित वो उनको रुचि है, उसकी सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके विचार के विभिन्न आयाम है, उसके प्रगति करने की लालसा का स्तर, उसके चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन व्यवहार, उसका अभिप्राय अभी कहने कर देखिए इस टॉपिक को हम वेरीफाई करते हैं कि उसके प्रति उसके प्रगति करने की लालसा का स्तर क्या है। कहने का अर्थ ये होता है कि विद्यार्थी जो होता है बुद्धि लब्धि के हिसाब से आंका जाता है। उसको ये भी जाता है कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी जिसके आईक्यू लेवल बहुत कम होते हैं, तो वह यदि हम स्तर को जांच लेते हैं और उनकी पढ़ने की स्तर और जिज्ञासा क्या है, वह किस सब्जेक्ट की ओर जा रहा है, उनकी टॉपिक क्या है, वह किस पर ज्यादा अभिरुचि रखते हैं, और उसका चेतन, अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार क्या है, उसकी अभिप्रेरित व्यवहार क्या है, वह जो व्यवहार कर रहे हैं वह किस प्रकार कर रहे हैं, समूह के अंतर्गत उसके द्वारा किए जाने वाला व्यवहार क्या है। यदि सभी बच्चों में एक साथ वह खेलते हैं तो और बच्चे जो है उनके साथ उनका व्यवहार कैसे अलग है, इस इसका अपना परिवेश में समायोजन और उसके मानसिक स्वास्थ्य का स्तर क्या है। यदि हम सभी देखते हैं कि सभी बच्चे खेलते हैं तो उस परिवेश में वह समायोजन कर पाता है कि नहीं, बातचीत कर पाता है कि नहीं, एक साथ मिलजुल कर बात करते हैं कि नहीं, अपने व्यवहार को वह प्रखर रूप से लेन देन करते हैं कि नहीं, उनसी मानसिक स्वास्थ्य स्तर क्या है, उनका मानसिक जो स्वास्थ्य है वह सही है कि नहीं, वह सीखने के लिए प्रयत्न करते हैं कि नहीं, वह सीख पाते हैं कि नहीं। ये भी एक शिक्षक का परख लेना गुण है। अब है कि विषय वस्तु अथवा सीखने संबंधित अनुभव का चयन एवं आयोजन, ये भी क्या है एक शिक्षक के लिए जरूरी है। बच्चे को जानने के पश्चात जब उसे शिक्षा देने के लिए रंग मंच कुछ तैयार हो जाता है तो कुछ निम्न प्रकार की समस्या आते हैं। कहने का अर्थ ये होते हैं कि बच्चे को जानने के पश्चात यदि फर्स्ट में तो बच्चे को हमें जानना है
इनकी इनकी समस्या क्या है, वह उनका रुचि क्या है, वह क्या सीखना चाहते हैं, उनकी स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, वह उस परिवेश में ढल पाया है कि नहीं। यदि इतना जान लेते हैं तो ये दूसरा प्रक्रिया है। बच्चे को जानने के पश्चात जब उसे शिक्षा देने के लिए रंगमंच कुछ तैयार हो जाता है तो कुछ निम्न समस्या आते हैं। अब क्या क्या आते हैं, लिखा हुआ है कि जिस स्तर पर किस प्रकार के सीखने संबंधित अनुभव अथवा सामग्री विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। अनुभव और सामग्री चयन करने के पश्चात उनका क्रमबद्ध आयोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार की पाठ्यक्रम निर्माण संबंधित समस्या का समाधान के लिए न केवल बच्चों के विकास की आवश्यकता से संबंधित प्रमुख विशेषता से परिचित होना चाहिए, बल्कि सीखने के नियम, सिद्धांत एवं सभी अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का भी ज्ञान आवश्यक है। कहने का ये हुआ कि मान लीजिए हम विद्यार्थियों को परख लिए कि इन्हें ये आवश्यकता है, तो हम ये करते हैं कि सभी विद्यार्थी को एक साथ ले चलने के लिए हमें यह भी सोचना होगा कि हम कौन सी टॉपिक लें और किस प्रकार पढ़ाएं। उनकी सभी बातों को जानने में केवल शिक्षा मनोविज्ञान का ही अध्यापक की सहायता कर सकता है। अब देखिए, अब तो हम ये कह सकते हैं कि इसका तीसरा पॉइंट का, यदि हम बच्चे को फर्स्ट में परख लेते हैं, उसके बाद उनको किस प्रकार ज्ञान दिया जाए उनको व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद अध्यापक एवं सीखने की कला और तकनीक सुझाना। कहने का ये हुआ कि अध्यापक एवं सीखने की कला और तकनीक सुझाना, टू सजेस्ट आर्ट एंड टेक्निक ऑफ द लर्निंग एज वेल टीचिंग। बच्चे को जानने और उसे क्या सिखाया जाना यह तय करने के पश्चात सिखाया किस प्रकार जाए अथवा सीखा कैसे जाए, यानी सिखाया उन्हें कैसे जाए, यह प्रश्न सामने आता है। इसका समाधान भी शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया का विवेचन करते हुए आवश्यक नियम एवं सिद्धांतों को सामने लाता है। किस प्रकार से अच्छी तरह से सिखाया जाए तथा सीखा जाए, इससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही अवगत कराता है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी की रुचि कैसे जागृत की जाती है, उसके ध्यान को कैसे केंद्रित किया जा सके। यहाँ सिंपल बात है कि हम यहाँ यह कह सकते हैं कि कोई भी विद्यार्थी है और शिक्षक हैं, शिक्षक के यह ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे को हम किस एक्टिविटी से पढ़ाए जो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएंगे। यदि हम वातावरण से जोड़ते हुए विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल रियल ले लेते हैं जो कक्षा में उपस्थित हो या प्लेग्राउंड में प्रेजेंट हो। मान लीजिए हम ट्री के बारे में पढ़ाते हैं तो प्लेग्राउंड में ऐसा कोई ट्री दिखाएंगे, उसका एग्जाम्पल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हम क्लास 8 को पढ़ा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं, तो हम ट्री के बारे में एग्जाम्पल लेंगे और उस ट्री से रिलेटेड करके जोड़कर पढ़ाएंगे कि इसमें ऐसे ऐसे चेंजिंग होता है। तो विद्यार्थी ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं और उस नॉलेज को, उस ज्ञान को लेने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। अब देखिए, रुचि कैसे जागृत की जा सकती है, इन पर ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है। आदि महत्वपूर्ण इसके लिए मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक को मालूम पड़ती है कि इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को यह बतलाने की चेष्टा करता है कि विद्यार्थी को किस प्रकार कुछ सिखाया जाए। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान उचित शिक्षा विधियों का जन्म देता है। इसके द्वारा यही सुझाव मिलता है कि कोई एक विधि अथवा तकनीक सभी परिस्थितियों में सभी प्रकार से विद्यार्थी के लिए उचित नहीं ठहराई जा सकती है। परिस्थिति को देखते हुए अध्यापक का अपनी विषय सामग्री तथा अपने विद्यार्थी को अनुकूल उपयुक्त विधि का चुनाव करने का प्रयास करना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ, यदि एक शिक्षक यह जान जाते हैं कि वह विद्यार्थी में ये कमी है तो उसके अनुकूल यदि हम ज्ञान देते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, वह अनुकूल विधि कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है
दृष्टि बाधित है, दृष्टि बाधित करने का अर्थ है उनकी देखने में प्रॉब्लम है, उसकी देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए अलग विधि है, जिनको हम मोंटेसरी विधि के में कहा गया है कि बहुत सारे ऐसी रूल है कि सभी विद्यार्थी के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है, तो उनके लिए शिक्षण विधि जो होना चाहिए वह अलग होना चाहिए। जैसे बहुत सारे ब्रेन लिपि का यूज किया जाता है। चलिए अब उसका फोर्थ टॉपिक है, यदि हम इतना कर लेते हैं तो सीखने के लिए उचित परिस्थितियों एवं वातावरण का आयोजन। यदि विद्यार्थी एवं अध्यापक जिस वातावरण में रहेंगे, यदि हम क्लास ले रहे हैं और बगल में हम किसी प्रकार का साउंड या डीजे बजा देते हैं फुल वॉल्यूम में, तो विद्यार्थी को पढ़ा ना पाएंगे ना सीख पाएंगे। इसीलिए कहता है कि वातावरण भी उसके अनुकूल ही होना चाहिए। अध्यापन के समय उपलब्ध वातावरण एवं परिस्थिति का भी शिक्षा प्रक्रिया में अपनी एक विशेष महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान में हमें यह बताता है कि किस प्रकार अध्ययन के लिए या अध्यापन के लिए किस प्रकार की परिस्थिति एवं वातावरण की आवश्यकता होती है, किस समय व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता होती है, तो किस समय सामूहिक की सहायता सामग्री का प्रयोग कब और कैसे उचित वातावरण करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, किस प्रकार की परिस्थितियां विद्यार्थी को सिखाने एवं कार्य करने को अधिक से अधिक प्रेरित कर सकती है। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा शिक्षा और विद्यार्थी दोनों ही उपलब्ध परिस्थिति एवं वातावरण को नियंत्रित कर उसे अपने अध्यापन और अध्यापन के अनुकूल ढालने का प्रयत्न करते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह हुआ, यदि एक अच्छे वातावरण नहीं रहेगा तो न हम अध्यापन कर पाएंगे न ही किसी भी प्रकार, जैसे में मान लीजिए इसमें यह भी कहा गया है कि एक अच्छे शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए कि व्यक्तिगत अर्जन कब कर सकते हैं, स्व अध्ययन कब कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी शिक्षक जो होते हैं तो पहले वह खुद को पढ़ते हैं, मान लीजिए अगले दिन हमें क्या टॉपिक पढ़ाना है तो उनके बारे में खुद से एक बार पढ़ते हैं अपने बारे में, वह हुआ व्यक्तिगत अध्ययन। उसके बाद हम सामूहिक अर्जन उसके बाद करते हैं, या मान लीजिए हम चले गए क्लास में, सभी विद्यार्थी को यदि हम एक साथ पढ़ाते हैं तो वह सामूहिक अध्यापन हो गया। तो उनका भी ज्ञान होना चाहिए, उचित वातावरण देकर कैसे पढ़ाया जाए। अब है कि उचित अनुशासन स्थापित करने में सहायक करना। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए हम क्लास में गए पढ़ाने के लिए, लेकिन जो स्टूडेंट है वह डिसिप्लिन में है ही नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पीछे में शोरगुल कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे मेंटेन करें, इनको भी जानकारी रहना टीचर को बहुत ही उपयोगी है। किस प्रकार हम अलग अलग क्रिएटिविटी करके बच्चे को हम अपने जो पढ़ा रहे हैं उसके प्रति आकर्षण कर सके, इसी के संबंधित यहाँ कहा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में बहुत सहायक करता है। देखिए रचनात्मक जो क्रिएटिविटी होता है वो, चलिए पहले पढ़ लेते हैं उनके बाद समझाते हैं। अनुशासन संबंधी समस्या मूल रूप में व्यवहार संबंधी समस्या ही होती है, जो कि अध्यापन एवं विद्यार्थी के असंतुलन व्यवहार एवं टूटे संबंधित के कारण उत्पन्न होती है। असंतुलित व्यवहार एवं टूटते संबंधों के कारण उत्पन्न होती है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी के व्यवहार के अध्ययन में अपना संबंध रखता है, अतः हमें विद्यार्थी को निकट से जानने में बहुत सहायता कर सकता है। उनकी आवश्यकताओं व्यवहार और क्षमताओं से यह हमें परिचित कराता है। आपसी व्यवहार को ठीक रूप देने में इसकी बहुत सहायता मिलती है। जिस शिष्य और गुरु के बीच संबंधों में पर्याप्त मधुरता लाई जाती है, उसी प्रकार रचनात्मक अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि
इसमें अध्यापक को यह ज्ञान होना चाहिए कि हम विद्यार्थी को रचनात्मक क्रिएटिविटी से कैसे बच्चे को जोड़ सकते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे या कुछ ऐसे वस्तु को लेकर विद्यार्थी को रुचि जागृत कर देंगे कि जो विद्यार्थी सभी जितने भी क्लासरूम में विद्यार्थी बैठे हुए हैं सभी हमारे ओर ही देखें और उस बात को रुचिपूर्वक ध्यानपूर्वक सीखें। यह भी बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जो शिक्षक को आना चाहिए। प्लस में व्यवहार या ये है कि एक शिक्षक जो होते हैं विद्यार्थी से नज़दीक से क्या होता है रिलेटेड हो जाते हैं, उनके व्यवहार को, उनकी कमियों को, उनकी बुराइयों को, उनकी सभी बातों को शिष्य और गुरु के बीच में संबंध प्राप्त हो जाता है। एक शिक्षक को यह मालूम रहता है कि किस विद्यार्थी में किस सब्जेक्ट की कमी है, उनकी आचरण कैसा है, उनका किस परिवेश से आए हुए हैं और किसकी कमी है, इन सभी बातों को नॉलेज हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिष्य और गुरु के बीच में क्या होता है संबंध स्थापित हो जाता है एवं मधुरता लाई जा कहने करते यदि हम शिष्य और गुरु के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं व्यवहार यदि अच्छे व्यवहार से तो उसी से हमें मधुरता लाया जा सकता है और रचनात्मक अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। अब 6 पॉइंट है कि मापन एवं मूल्यांकन में सहायता। अब देखिए लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन को सबसे अच्छे महत्वपूर्ण विधि एवं उपकरणों का ज्ञान भी सम्मिलित होता है। अतः इसके अध्ययन से शिक्षक को विद्यार्थी की योग्यता और क्षमताओं को उचित मूल्यांकन में भी सहायता मिलती है। कहने कर ये कह सकते हैं कि मापन एवं मूल्यांकन कि किस प्रकार हम बच्चे को क्या करें मापन करें एवं मूल्यांकन करें, असेसमेंट करें। यह भी क्या है एक अच्छे जो शिक्षक होते हैं उनकी गुण हो जाता है, उनमें योग्यता आ जाते हैं कि उनको हम किस प्रकार से क्या करेंगे असेसमेंट करेंगे। चलिए उसके बाद 7 पॉइंट है कि मार्ग निर्देशन में सहायता। अध्यापक मापन एवं मूल्यांकन की विधियों से जितना अधिक तरह परिचित हो सकता है उतना शायद उनके माता पिता भी नहीं हो सकते हैं। देखिए कहा जाता है कि एक स्टूडेंट होते हैं जिनके सभी व्यक्तिगत पोर्टफोलियो बनाया जाता है। यदि कोई भी अध्यापक एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो उनकी सभी परिस्थितियों का ज्ञान हो जाता है कि बच्चे में किस परिवेश से आया, क्या चीज़ की कमी है, उनकी बौद्धिक योग्यताएं क्या है, उनकी पारिवारिक दशा को भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि जो मार्ग निर्देशन और सहायक जो होता है वह एक अच्छे जो स्टूडेंट है उनके माता पिता को उनके बारे में उतना उचित ज्ञान नहीं होता जितना एक अध्यापक को ज्ञान हो जाता है। कह रहा है कि मनोविज्ञान ज्ञान अध्यापक को निर्देशन व परामर्श संबंधी सभी आवश्यक तथ्यों का अध्ययन करने का अवसर भी देता है। इस प्रकार मनोविज्ञान विद्यार्थियों के उचित मार्ग निर्देशन एवं अध्यापक की बहुत सहायता कर सकता है। कहने करता अब देखिए 8 पॉइंट में समस्या बालकों की सहायता करना। मान लीजिए अब यदि हम पोर्टफोलियो कर लेते हैं तो विद्यार्थी की समस्या क्या है, तो अब समस्या को हमको निदान कैसे करना है, उनका निराकरण कैसे करना है, ये भी तो ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। कुछ बच्चे असाधारण होते हैं, एक होता है साधारण और एक होता है असाधारण होते हैं। वे या तो पढ़ाई में पिछड़े हुए हैं अथवा अपनी मेधावी शक्ति के कारण उन्हें कक्षा में अन्य बच्चों के साथ तथा कभी कभी अध्यापक के साथ अपनी पटरी बिछाने में कठिनाई होती है। कुछ के अंदर अपराधी प्रवृत्ति होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम यहाँ कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि सभी विद्यार्थी एक परिवेश से नहीं आते हैं, सभी की बौद्धिक क्षमता एक जैसी नहीं होती, सभी विद्यार्थी का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, तो उनकी योग्यता तो अलग होगा ही। लेकिन फिर भी हमें तो सभी विद्यार्थी को लेकर चलना है। एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना, ये रूल है।
तो यहाँ पर ये कहा गया कि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं असाधारण होते हैं, कुछ में गुण ऐसे होते हैं जो अपराधी का गुण देखा जाता है, कुछ ऐसे होते हैं मेधावी छात्र होते हैं, पढ़ने वाले छात्र होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है, कमजोर है, आईक्यू लेवल कमजोर है, जो सीखने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे सभी बच्चों को उचित समायोजन में और उनके यथानुकूल व्यवहार कर उन्हें ठीक रास्ते और लाने का कार्य में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की काफ़ी सहायता करता है। यहाँ पर यही है। चलिए अब पॉइंट 9 पर समझते हैं हम। स्वयं अपने आप को समझना। अध्यापक को अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जितना विद्यार्थी को जानना आवश्यक है, उतना ही स्वयं अपने न्यूनताओं तथा विशेषताओं से परिचित होना भी अनिवार्य है। हमें ये भी, एक अच्छे शिक्षक को ये भी अनुभव होना चाहिए कि हम विद्यार्थी को क्या दे पा रहे हैं या नहीं, सिखा पा रहे हैं कि नहीं, हमारे पास पढ़ाने के लिए कुछ योग्यताएं हैं कि नहीं, विशेष परिस्थिति में यह स्वयं कैसा व्यवहार करता है तथा उनकी अपनी रुचियों, आदर्श एवं दृष्टिकोण किस प्रकार के हैं, इस प्रकार का पता होना भी एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। उपलब्ध वातावरण एवं परिस्थिति से उनका समायोजन उनकी अपनी सफलता की पहली सीढ़ी है। अपने आप को पहचान कर परिस्थिति को देखकर अपना समायोजन करते हुए आगे बढ़ते रहने में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक की बहुत ही सहायता कर सकता है। कहने का अर्थ ये कि जैसा परिस्थिति रहेगा उस हिसाब से हम अपने ढल जाएंगे, जिस प्रकार हमें ज्ञान देना होगा बच्चे को देंगे, तो वही समायोजन कहलाता है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता ऊपर बताए गए कुछ कार्यों तथा ही सीमित नहीं है। अध्यापक का कार्य काफी बड़ा है और कुछ इस तरह से उनके साधन संपन्न होने के नाते उसकी समस्याओं को कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ सहायता अवश्य करनी चाहिए और वह करता भी है। इसका ज्ञान उसे केवल कक्षा अध्यापक के लिए ही नहीं विशेष रूप से तैयार नहीं करता, बल्कि कक्षा के बाहर पाठांतर क्रियाओं का आयोजन करने में, समय सारणी तैयार करने, अभिभावक एवं अधिकारियों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने आदि इन उत्तरदायित्वों को वहन करने में भी सक्षम बनाता है। यही नहीं कि जैसे जैसे एक शिक्षक अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़कर एक प्रशासन और नीति निर्धारक बनता है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान यहाँ भी नहीं उसकी भरपूर सहायता कर सकता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नवीन अनुसंधानों से परिचित कराने और स्वयं भी कुछ नयापन लाने के कार्य में यथाशक्ति अपना योगदान देने शिक्षा मनोविज्ञान की एक शिक्षक अत्यधिक सहायता कर सकता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि सभी प्रकार के अध्यापक को प्रशिक्षण कार्य में इसे अनिवार्य स्थान दिया जाए और इसी तरह बात शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण के क्षेत्र में उसके उल्लेखनीय योगदान की बात को चरितार्थ हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि एक शिक्षक में इतनी सारे गुण आ जाते हैं तो वह अच्छे शिक्षक कहलाते हैं, वह एक सफल योजक कहलाते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान संबंधित अधिगम संबंधित कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी विथ द रिगार्ड ऑफ लर्निंग क्या है। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु, नियम, सिद्धांत, विधियों तथा तकनीकी का अधिगम की प्रक्रिया और परिणामों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधित जो कार्य है वह क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु, नियम, सिद्धांत, विधियों एवं तकनीकी का अधिगम प्रक्रिया और परिणामों पर बहुत सारा गहरा असर पड़ता है। दूसरे शब्दों में सीखने वाले को सभी दृष्टि से अधिगम उद्देश्यों को वांछित प्राप्ति करने हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत सहायक सिद्ध होता है। संक्षेप में शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा विद्यार्थी को अधिगम की प्रक्रिया और उसके परिणामों के प्राप्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन होता है जो कि लाभ प्राप्त हो सकते हैं। चलिए अब थोड़ा मेन पॉइंट है उनको हम समझते हैं। उन्हें अपनी योग्यता और क्षमताओं को जानने और समझने में सहायता मिल सकती है। इससे वो अपने आप में भलीभांति परिचित हो सकते हैं, अपने महत्वाकांक्षा के स्तर को अपनी योग्यता और क्षमता के स्तर के अनुकूल समायोजित कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर पढ़ रहे हैं उसी को पॉइंट वाइज किया गया है।
अभिप्रेरणा और अधिगम के सिद्धांत एवं विधियों की जानकारी उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित करने तथा सीखने में भलीभांति मदद करने में सहायक बन सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि अवधान की प्रक्रिया तथा सहायक तत्वों को ज्ञान और व्यवधान संबंधित बातों को जानकारी उन्हें सीखने की प्रक्रिया में ध्यान त्वरित में भलीभांति मदद कर सकती है। अधिगम और परीक्षण के उद्देश्य को प्राप्त में अपने आप को तथा अपने वातावरण से समायोजन करने में कितना लाभ है, यह जानकारी उन्हें जीवन में सफल रहने और अग्रसर करती है। चलिए 5 पॉइंट है, समूह गतिशास्त्र तथा समूह व्यवहार आदि से संबंधित बातों को जानकारी उन्हें अपने व्यवहार को कक्षा या समूह व्यवहार अथवा शिक्षण अधिगम परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सहायक कर सकती है। 6 पॉइंट है, एक मनोविज्ञान व्यवहार विज्ञान के रूप में विद्यार्थी को दूसरे के व्यवहार को समझने, समायोजित होने तथा परिस्थिति के अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। शैक्षिक परिस्थिति में विद्यार्थी द्वारा इस दिशा में क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान और कौशल उनकी इस दिशा को काफ़ी मदद कर सकता है। परिस्थिति उन्हें अधिगम में सजग रहकर ठीक प्रकार के परिणामों को प्राप्ति में अनुकूल सहायता मिल सकती है। 7 पॉइंट है कि विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया को उचित दिशा प्रदान कर वांछित उद्देश्यों को पूर्ति कराने शिक्षण मनोविज्ञान का ज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक प्रकार से चाहे शिक्षक द्वारा शिक्षण क्रियाएं संपन्न होती है। कहने का अर्थ ये है कि जितना हम इस ऊपर में पढ़े हैं उसी को क्या किया गया, पॉइंट वाइज किया गया। यदि हम उतना पढ़ लेते हैं फिर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, उनसे आप देख लीजिएगा। चलिए पॉइंट 8 है, वंशानुकूल और वातावरण के संप्रत्यय प्रक्रिया और अधिगम पर पड़ने वाले प्रभावों को सही जानकारी उन्हें व्यर्थ के दुष्प्रचार से बचा सकती है। विशेषकर वे बालक जो निम्न जाति, वंश, पिछड़े वर्ग, प्रदेश, अल्प बुद्धि और अपंग माँ बाप के संतान हैं। सही जानकारी प्राप्त कर हीनता और निराशा के भाव को तिलांजित देने में कामयाब हो सकते हैं तथा अपने परिश्रम के वातावरण को अपने अनुकूल ढालने का प्रयत्न कर सकते हैं। 9 पॉइंट है कि अधिगम संबंधी प्रक्रिया पर संसाधन और सीखने संबंधी परिस्थिति के प्रभाव दी जाने वाली ऐसी परिस्थिति में अधिगम ग्रहण करने का अवसर कर सकती है जिनमें अधिगम के अच्छे से अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। 6 पॉइंट है कि स्मृति संबंधी प्रक्रिया को जानकारी उन्हें ठीक प्रकार स्मरण करने, धारण करने को बढ़ाना, उचित उपयुक्त रूप से भंडारण कर सके, आवश्यकता अनुसार स्मृति में संयोजी बातों को उपयोग कर सकने वाले मदद कर सकते हैं। चलिए यही सब पॉइंट है। 11 हो गया। तो 12 है कि अच्छी आदतें कैसी सीखी जाती है तथा बुरी आदतों से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवहार परिमार्जन तकनीक उन्हें अधिगम द्वारा परिणामों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करती है। चलिए 13 पॉइंट है, उचित व्यक्तिगत विकास के लिए सभी पक्षों का संतुलन एवं समन्वित विकास का होना आवश्यक है। यह जानकारी उन्हें सभी आयामों शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, सौंदर्यीकरण आदि के संतुलन विकास की ओर ध्यान दिलाकर अध्यापक और विद्यालय द्वारा इस ओर किए गए प्रयत्नों में सफल हासिल करने में सहायता हो सकती है। चलिए इतना पढ़े हैं। वह दूसरा जो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य का वर्णन था वह बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इसको आप यदि प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ आप इस वीडियो को सुन भी लेते हैं ना तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, निरीक्षण विधि क्या है। आपको एमएड सेमेस्टर 1 में ये भी क्वेश्चन आएंगे। निरीक्षण विधियों, कुछ विधियों का ऊपर वर्णन किया गया है जिसमें ये 3rd क्वेश्चन आपको हम ये 3rd क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें निरीक्षण विधि क्या है इनका भी ज्ञान होना चाहिए। चलिए अब कह रहे हैं कि निरीक्षण विधि क्या है। निरीक्षण शब्द का प्रयोग हमें विज्ञान विषयों में इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं की प्रकृति अथवा वातावरण संबंधी जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का निरीक्षण करने, उनकी मानसिक प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत संबंधी आंतरिक विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। कि यह एक अप्रत्यक्ष विधि है। क्या बोलेंगे?
एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति को हम यदि परीक्षण करते हैं तो आमने सामने में ना हो। जिस वस्तु का परीक्षण करेंगे वह वस्तु हमारे सामने में प्रेजेंट न हो, वह अप्रत्यक्ष कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखें लाल करे, मुठियां भींचे, दांत किटकिटाए, तब उसकी यह व्यवहार का निरीक्षण कर हम यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या है, क्रोधित अवस्था में है। इस प्रकार अगर हम किसी को विभिन्न परिस्थिति में तरह तरह का व्यवहार करते देखें तो हम यह कह सकते हैं उसके इस प्रकार के व्यवहार का निरीक्षण कर उसकी मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार और व्यक्ति संबंधित विशेषताओं के बारे में बहुत कुछ जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। यह जानकारी हमें व्यक्तियों के व्यवहार और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। यह जानकारी हमें व्यक्तियों के व्यवहार और व्यक्तित्व के बारे में उचित निष्कर्ष निकालने और काफ़ी मदद कर सकते हैं, और इस तरह से व्यक्तियों के व्यवहार अध्ययन करने में निरीक्षण विधि काफ़ी उपयोगी और रचनात्मक विधि सिद्ध हो सकती है। चलिए हम अब समझते हैं कि निरीक्षण विधि के विभिन्न रूप तरीके क्या है, कैसे कैसे कर पाएंगे निरीक्षण विधि। दिया है कि निरीक्षण विधि के कई रूप हो सकते हैं तथा उसे विभिन्न तरीकों से संपादित किया जा सकता है। कुछ प्रमुख रूप तरीकों का सूक्ष्म विवरण नीचे दिया गया। जैसे औपचारिक हुआ, यानी फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण पूरी तरह से औपचारिक रूप से संपन्न हो सकता है। इसके लिए निरीक्षण द्वारा जिनके व्यवहार का निरीक्षण करना है उन्हें भली भांति यह पूर्व सूचना दी जाती है कि निरीक्षण कार्य कब और कहाँ होना है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो फॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है उसमें यह जानकारी पहले दी जाती है कि हमें मान लीजिए कुछ टेस्ट लेना है, तो कब लेना है वह क्लास में पहले एक दिन पहले बताया जाएगा कि कल 8 बजे इस सब्जेक्ट की टेस्ट लिया जाएगा। तो उसी प्रकार भली भांति पूर्व सूचना दे दी जाती है कि निरीक्षण कार्य कब और कहाँ होना है तथा किन किन बातों का निरीक्षण किया जाना है। उदाहरण के लिए छात्रावास में रहने वाले बालकों को यह बताया जा सकता है कि उमुक दिन मतलब किस दिन, उमुक समय किस समय पर उनके कमरों तथा रहन सहन और खान पान व्यवस्था आदि में स्वच्छता की जांच की जाएगी। जैसे कि स्पष्ट है कि ऐसा करने से बल्कि उस दिन उस समय विशेष स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। एक लापरवाह बालक भी उस दिन स्वच्छ रहकर अपने बारे में अच्छी राय बनवाने में कामयाब हो सकता है। इस तरह जो व्यवहार हमारे सामने आता है वह असहज और कृत्रिम होता है, स्वाभाविक और वास्तविक नहीं। करने का अर्थ ये कृत्रिम करने का अर्थ ये हुआ कि यदि हम औपचारिक निरीक्षण करते हैं तो उसमें ये बात को ध्यान में रखना है कि औपचारिक निरीक्षण तब होता है कि जब कोई बात किसी के यहाँ निरीक्षण करना है तो उनके बारे में पहले फिक्स होता है। मान लीजिए कि हम स्कूल ही में कल टेस्ट लेंगे, तो पहले स्टूडेंट को बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक से हम टेस्ट लेंगे, इतने एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, इस टॉपिक से इतना इतना मार्क आएगा। यदि हम इतना बता देते हैं कि जो विद्यार्थी कमज़ोर भी रहेंगे तो उस टॉपिक को उस समय अच्छा से पढ़ लिख कर आएंगे तो वह क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं। और यदि हम एक ही बार कह दें कि कल टेस्ट होगा, सब्जेक्ट का नाम भी नहीं बोले, टॉपिक का नाम नहीं बोले, कितना मार्क का हुआ वह अरेंज नहीं करें, तो वह क्या औपचारिक निरीक्षण नहीं कहलाएगा। औपचारिक निरीक्षण में सभी फिक्स होता है, पहले बता दिया जाता है कि उस दिन उस समय उस टाइम को ये क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा वह सब्जेक्ट का। ठीक है, तो औपचारिक निरीक्षण कहलाएगा। हमें सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है कि औपचारिक निरीक्षण वह होता है जिसमें सभी पहले से फिक्स होता है। ठीक है, चलिए अब है अनौपचारिक निरीक्षण। इस प्रकार से निरीक्षण में औपचारिक निरीक्षण की तरह औपचारिक
का ध्यान नहीं रखा जाता है। निरीक्षण कब करना है, किस रूप में करना है, कोई औपचारिक रूप से तरीका या टाइम टेबल तय नहीं किया जाता है। जिस रूप में यहाँ जिस प्रकार का व्यवहारिक घटित होता है हो रहा है, उसकी उसी रूप में बिना किसी औपचारिकता के अवलोकन या निरीक्षण होता रहता है। कोई बालक खेल के मैदान में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा था, स्टेशन पर उसका कैसा व्यवहार था, इस प्रकार सहज स्थिति में संपन्न व्यवहार की अनौपचारिक रूप से सहज अवलोकन तथा निरीक्षण होता है। ऐसे ही फिर किसी के व्यवहार में व्यक्तित्व के बारे में निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो अनौपचारिक निरीक्षण होता है, उनमें हम यह कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे का यदि हमें अनौपचारिक परीक्षण करना है, तो पहले से कुछ नहीं रहता है, कहने का फिक्स नहीं रहता है। मान लीजिए वह यदि कक्षा में है, क्लास में है, तो वह किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, उनका जो माइंड है वह क्रिएटिविटी है कि नहीं, वह हमारे तरफ ध्यान है या नहीं। मान लीजिए हम टीचिंग करते हैं, तो विद्यार्थी हमारे ओर कितने ध्यान दे रहे हैं वो उसका परीक्षण कर लेते हैं सभी स्टूडेंट का। मान लीजिए प्लेग्राउंड में गया खेलने के लिए, तो सभी विद्यार्थी का व्यवहार को अवलोकन करते हैं कि वह किस प्रकार क्रिएटिविटी करता है, किस प्रकार आचरण करता है, उनके खेलने की तरीका क्या है, वह कर लेते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी घर पे गया, तो अपने माता पिता भाई बहन के साथ वह किस प्रकार व्यवहार करता है, समाज में किस प्रकार व्यवहार करता है। यानी अनौपचारिक परीक्षण में कहीं भी परीक्षण हो सकता है, खेलते समय, पढ़ते समय, खाते समय, सभी समय। ठीक है। चलिए अब है थर्ड पॉइंट, सहगामी निरीक्षण क्या होता है। सहगामी निरीक्षण, इस प्रकार निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता व्यक्ति के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार व व्यक्तित्व को गुणों की जानकारी एकत्रित करने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए वह बालकों के खेल में शामिल होकर उनके उस समय के व्यवहार की जांच का कार्य कर सकता है। इसमें दोष यह है कि बालक अध्यापक या जांचकर्ता की उपस्थिति में पूरी तरह सहज और स्वाभाविक व्यवहार का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। कहने सहगामी करने का अर्थ है एक साथ। सहगामी मतलब होता है एक साथ। मान लीजिए हमें क्या करना है, किसी भी बालक का यदि परीक्षण करना है, तो यदि कोई भी बालक खेल रहा है तो उनके साथ आपको खेलना पड़ेगा कि उनका व्यवहार किस प्रकार है। ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट टॉपिक है असहभागी निरीक्षण। इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता कौन हुआ, तो टीचर हुआ। व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया एवं व्यवहार क्षेत्र में अपने आप को छुपाकर उनकी निरीक्षण करता है, जिन्हें यह पता नहीं चलने दिया जाता है कि उनके व्यवहार किसी रूप में निरीक्षण या अवलोकन किया जा रहा है। इस कार्य के लिए निरीक्षणकर्ता किसी एक ऐसे उचित स्थान का चुनाव करके अपनी निरीक्षण कार्य करते रहता है, जिससे कि उनका निरीक्षण किया जा रहा है वे उसे नहीं देख सके। कोई ऐसा स्क्रीन या पर्दा इस कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है जिसमें केवल एक ओर ही दिखाई दे सके। आधुनिक युग में आधुनिक उपकरण जैसे गुप्त कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि प्रबंध भी इस प्रकार गुप्त निरीक्षण में बहुत सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। दूर बैठकर देखने के लिए निरीक्षण करता दूरदर्शक, टेलीस्कोप आदि का प्रयोग में सुविधाजनक ले सकता है। किसी भी प्रकार की व्यक्ति को यह आभास न हो सके उनके व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है। इस प्रकार पूरा ध्यान इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ताओं द्वारा सीखने का प्रयत्न किया जाता है। तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि असहभागी निरीक्षण जो होता है, उसमें विद्यार्थी को या जिसकी हम निरीक्षण कर रहे हैं उसको बताया नहीं जाता है, बल्कि छुप छुप के उनका निरीक्षण सभी व्यवहार को क्या करते हैं, हम अवलोकन कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, निरीक्षण विधि को कैसे काम में लाया जाए। हाउ टू मेक यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड। प्रश्न उठता है कि व्यवहार का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण विधि किस तरह के उपयोग में लाया जाए।
निरीक्षण विधि को प्रयोग में लाने के लिए सामान्यतः निम्न सोपानों का अनुसरण करना उपयुक्त रहता है। जैसे में देखिए, फर्स्ट में क्या है, योजना बनाना तथा आवश्यक तैयारी करना। सबसे पहले यह तय किया जाना चाहिए कि किस प्रकार के व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधित गुणों के बारे में आवश्यक जानकारी निरीक्षण द्वारा इकट्ठी करनी। फिर निरीक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा इन साधनों एवं उपकरणों की मदद लेनी है। निरीक्षण के समय किस प्रकार की परिस्थिति रखनी है, इत्यादि बातों पर पहले से ही समुचित विचार कर सभी आवश्यकताओं तैयारी कर लेनी चाहिए। निरीक्षण के समय समय क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है, इनके लिए क्या विकल्प अथवा समाधान ढूंढे जा सकते हैं, इस बात का पूर्व अनुमान लगाकर उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हम यदि कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या यूज होगा, कौन वस्तु की जरूरत होगा, कहाँ कठिनाइयाँ आएंगे, उनका निदान कैसे होगा, इस सब को प्लानिंग पहले करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि व्यवहार का निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर। इस सोपान के अंतर्गत निरीक्षणकर्ता द्वारा व्यवहार का क्रियात्मक रूप से निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के तरीकों तथा उसके विभिन्न रूपों, उनके वर्णन पहले कर चुके, उसमें सबसे उपयुक्त रूप से तरीकों का उपयोग इस कार्य के लिए किया जाता है। कह रहा है कि निरीक्षण करने की पूर्व सूचना किसी भी प्रकार का ऐसा आभास व्यक्तियों का न हो सके, कोई भी उनके व्यवहार का निरीक्षण कर सके। जीवन की वास्तविक परिस्थिति में यहाँ व्यक्ति के स्वाभाविक रूप से अपने क्रियाकलाप पे लगे रहे, उनके संपर्क में आकर निरीक्षण करता उनके व्यवहार का अवलोकन कर आवश्यक बातों को नोट कर सकता है। उसके द्वारा निरीक्षण कार्य निम्नलिखित बातों में अधिक उपयुक्त है। अब देखिए क्या क्या है। कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ पर कि व्यवहार का निरीक्षण करने में हमें किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, उनको हम समझते हैं। निरीक्षण बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। नेत्र के ऊपर उसका दायित्व रहता है कि अगर दूरी अधिक न हो तो व्यवहार संबंधी बातों को सुनने का भी पूरा प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वह व्यक्ति दूर में है, वह क्या आपस में बोल रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, उनका व्यवहार संपूर्ण रूप से व्यवहार जानने के लिए क्रिएटिविटी, जो खेल के साथ साथ में क्या क्या बोला जा रहा है वह यदि हम सुन पाते हैं तो वह अच्छे परीक्षण कहलाएंगे। टेलीस्कोप का प्रयोग दूर से निरीक्षण करने में किया जाना ठीक रहता है। आधुनिक उपकरण और कैमरा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आदि की व्यवस्था करने से निरीक्षण की बातों को नोट करने और निरीक्षण कार्य को भली भांति संपन्न करने के दोनों कार्यों में विशेष लाभ रहता है। अतः यहाँ संभव हो वहाँ इनका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की व्यवहार व्यक्तिगत सभी गुणों की जांच कार्य दोहराया जाना आवश्यक होता है। निरीक्षण के परिणामों में अधिक विश्वसनीयता लाई जा सकती है। विश्वसनीयता मतलब ये हुआ कि हम सभी जान सके, ठीक है, जो सिद्ध हो, ये नहीं कि अपनी बनी बनावटी ही बात हो। एक निरीक्षणकर्ता के स्थान पर अगर कोई लोग किसी एक बात या उसी व्यवहार का विभिन्न परिस्थितियों में अवलोकन करे, इसके निरीक्षण कार्य में अधिक वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता लाई जा सकती है। कहने का अर्थ, मान लीजिए हम किसी वस्तु पर परीक्षण करते हैं तो वह उसका निष्कर्ष ये आया, तो वही यदि दूसरा व्यक्ति भी निरीक्षण किया, उनका भी नतीजा वही आया, तीसरा व्यक्ति वही वस्तु पर परीक्षण किया, उसका भी नतीजा वही आया, तो हम कह सकते हैं कि वह विश्वसनीयता अधिक है, वह एक रियल टेस्ट हो गया। अब देखिए, व्यवहार जब घटित हो रहा है तभी बारीकी से निरीक्षण कर संबंधित बातों को नोट या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। मान लीजिए कुछ जिस समय हम निरीक्षण कर रहे हैं ना, तो उस समय क्या क्या घट रहा है उसी समय हमें नोट कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड करते जाना चाहिए। मौखिक रूप से याद रखना पाना संभव नहीं हो पाता है, फिर कुछ बहुत सारे बातें एक दूसरे से घुल मिल जाने से कई बार निरीक्षण संबंधित किसी निरीक्षण परिणाम तक पहुंचने में असुविधा होती है। मान लीजिए हम टॉपिक बाय या स्टेज बाय स्टेप हम बात को याद करते गए, बीच में एक स्टेप भूल गए,
तो वह निरीक्षण अच्छा नहीं कहलाता है। इसीलिए कहता है कि जिस समय कोई निरीक्षण हो रहा है उस समय हमें क्या करना चाहिए, राइट डाउन कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। अतः अच्छा यही रहता है कि निरीक्षण व्यवहार संबंधी बातों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर भली भांति नोट करते रहना जाए। फिर पूर्व निर्मित निरीक्षण तालिका या सूची को टैली या टिक टिक मार्क कर लिया जाए कि मान लीजिए जो जो हमें मैच होते जा रहा है उसको हम क्या करते हैं, जो जो हो गया उसको टिक करते चले, फिर से दोबारा नहीं हो जाए। चलिए अब निरीक्षण कार्य का विश्लेषण और व्याख्या समझते हैं। निरीक्षण के दौरान जो कुछ भी निरीक्षण के आधार पर नोट या रिकॉर्ड किया जाता है उन तथ्यों को फिर भली भांति विश्लेषण पर व्यक्तिगत विशेष के व्यवहार संबंधी बातों और व्यक्तिगत संबंधी गुणों के बारे में उचित निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया जाता है। मान लीजिए हम कोई वस्तु का निष्कर्ष किए हैं तथा उनकी जो व्यक्तिगत गुण है या नहीं। मान लीजिए एक व्यक्ति में वह गुण मिला, दूसरा व्यक्ति में है कि उस वस्तु में गुण मिला, दूसरे वस्तु में ये गुण है कि नहीं, उनका हम क्या करेंगे, मिलान करेंगे, उसे एक निष्कर्ष निकालेंगे सही में ऐसा है या नहीं है। अब चलिए लिखा है कि सामान्यीकरण करना, लिखा टू मेक ए जनरलाइजेशन। मनोविज्ञान अध्ययन की एक विशेषता यह भी है कि उसमें अध्ययन के परिणामों के आधार पर कुछ सर्वमान्य नियम बनाने का प्रयत्न किया जाता है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि किसी विशेष आयु, परिवेश तथा क्षमता के युक्त व्यक्ति विशेष द्वारा की गई एक परिस्थिति में कुछ इस प्रकार का व्यवहार आशा की जा सकती है, अथवा व्यक्ति के व्यवहार की किसी एक दशा के मूल में क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं आदि। चलिए अब निरीक्षण के लाभ क्या है इनके बारे में समझते हैं, क्योंकि हम लोग तो निरीक्षण विधि पढ़ रहे थे और इसके विभिन्न रूप तरीकों का वर्णन कीजिए, इसका मेन टॉपिक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि निरीक्षण विधि के लाभ क्या है। निरीक्षण विधि को व्यवहार का अध्ययन करने की काफी उपयुक्त विधि माना जाता है। इसके मूल में निम्न बातों का शामिल है। निरीक्षण विधि द्वारा किए जाने वाले सहज एवं स्वाभाविक व्यवहार क्रियाओं तथा चेष्टाओं का बड़ी ही स्वाभाविक ढंग से जैसे वे संपन्न होती है अपनी मूल रूप से अच्छी तरह अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन करने से मनोविज्ञान प्रयोग एवं रूप में चेतना संभव होती है। प्रयोग रूप में करना संभव नहीं है, जिस रूप में नियंत्रित प्रयोगशाला का परिस्थितियों में वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक किया करते हैं। जैसे में कुत्ते, बिल्ली, चिंपांजी, कबूतर आदि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोगकर्ता की मर्जी के अनुसार किए जा सकते हैं, परंतु ऐसे प्रयोग को मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सभी परिस्थितियों में कर पाना संभव नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए मानसिक रूप से विकलांग बालक का अध्ययन उन्हीं बालकों के व्यवहार के अध्ययन में ही संभव है जो मानसिक रूप से विकलांग हो। कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए दो व्यक्ति का यदि हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो वैसा ही मान लीजिए एक विकलांग व्यक्ति है तो विकलांग व्यक्ति से ही तुलना कंपेयर किया जाए तो ना निरीक्षण कर पाएंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, एक बीमार व्यक्ति रहेगा, दोनों में क्या क्या गुण मिल रहा है, इसे कैसे हो सकता है। तो निरीक्षण करने का मतलब हुआ जैसा जो व्यक्ति एक जैसा वस्तु का हम क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। मान लीजिए जो मानसिक रूप से विकलांग है, किसी बालक में इस प्रकार की विकलांगता को घटा बढ़ाकर या कृत्रिम रूप से पैदा करके उनको अध्ययन नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से विकलांग है और दूसरे सही एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो एक मान लीजिए बुद्धि लब्धि कम है तो दूसरे बुद्धि लब्धि कम विद्यार्थी से हम कंपेयर करेंगे, इसमें दोनों में क्या मिलता जुलता है, कंपेयर करेंगे। इस प्रकार विकलांगता को बढ़ाकर हम कृत्रिम रूप से पैदा नहीं कर सकते हैं। अनाथ बालकों के अध्ययन के लिए अनाथालय में ही जाना होगा। किन्हीं बालकों को जबरन अनाथ बनाकर यह कार्य नहीं किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि सच्चाई के साथ हम निरीक्षण कर सकते हैं, ये नहीं कि बनावटी विद्यार्थी को बना देंगे, बोलेंगे तुम विकलांग हो, तुम्हारा आईक्यू लेवल कम है, उस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये नहीं हो सकता है। चलिए अब है निरीक्षण विधि का संबंध बालक व्यक्तिगत विशेष के वर्तमान में होता है, उनके भूत से नहीं। भूत मतलब कहने का अर्थ यह है कि कोई भी बालक का यदि हम निरीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो वर्तमान में क्या है वही है, भविष्य में वो बड़े होकर क्या बनेगा, 10 साल के बाद क्या होगा, इंजीनियर बन जाएगा कि डॉक्टर बन जाएगा, उनका बुद्धि लब्धि कम होते हुए भी कि नहीं, वह हम नहीं सिद्ध कर सकते हैं। वर्तमान में उनका उनमें क्या कमी है
क्या क्या उनमें गुण है, उनको हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। अतः यहाँ पिछली बातों से घटनाओं के बारे में जानने या उनकी स्मृति को बनाए रखने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। निरीक्षणकर्ता द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान जो कुछ भी देखा, सुना या नोट किया, उसी के आधार पर यह व्यवहार संबंधित निष्कर्ष निकाल सकता है। एक बार निरीक्षण किए गए व्यवहार को उन्हीं जैसा परिस्थिति में पुनरीक्षण करने की पूरी पूरी संभावना रहती है। यह कार्य कोई एक विशेष व्यक्ति भी बार बार कर सकता है या निरीक्षणकर्ता मिलकर एक जिम्मेदारी निभा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम निरीक्षण के परिणामों को पुष्टि कर पाना पूरी तरह से संभव हो सकता है। सीमित संसाधनों में व्यवहार का सरलता से अध्ययन कर पाना इसी विधि में संभव है। इसमें कोई विशेष खर्चा या शक्ति साधनों का उपयोग किए बिना अधिक जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। इस कार्य को निरीक्षण को किसी विशेष प्रकार के परीक्षण लेने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। निरीक्षण विधि का प्रयोग किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह मनोविज्ञान अध्ययन की काफी विविधता और विस्तार लाई जा सकती है। इस विधि द्वारा एक साथ कई लोगों तथा कई प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। अब है, इस विधि से संख्यात्मक परिणाम की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। अतः वस्तुनिष्ठता की संभावना इस विधि से औरों से अधिक हो। संख्यात्मक परिणाम कहने का अर्थ ये हुआ कि उसके IQ लेवल है कितना है, हम लिख सकते हैं 90 है या 100 है, ऐसा लिख सकते हैं। उनमें गुण मिलता है कि नहीं मिलता, उनमें कितना है, इनमें कितना है, ये हम डिजिट में भी लिख सकते हैं। अब है कि निरीक्षण विधि की दोष क्या है, कमियां क्या है, उनके बारे में हम तेजी से करते हैं। चलिए, व्यवहार के अध्ययन की एक सुविधाजनक और व्यवहारिक विधि होने के बावजूद निरीक्षण विधि पूरी तरह से दोष मुक्त एवं साधन संपन्न नहीं कहा जा सकता है। इसमें निहित दोष और कमियां के रूप में निम्न देखिए अब क्या क्या है, क्या क्या इसमें कमियां हैं निरीक्षण में। प्रतिशत निरीक्षणों के अभाव। अब देखिए इसमें यह है कि हम ये वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितना प्रतिशत क्या है, कमी है। 2 बालक है तो इसमें इतना प्रतिशत की कमी है, इनका इतना प्रतिशत की कमी है, हम ये नहीं निकाल सकते हैं। लिखा हुआ है कि निरीक्षण विधि में सफल निरीक्षण की निरीक्षण संबंधित योग्यता पर निर्भर करती है। प्रशिक्षित एवं योग्यता निरीक्षकों के अभाव में इस विधि के समुचित उपयोग की आशा नहीं की जा सकती है। जो प्रशिक्षित निरीक्षकों का अभाव हो जाता है, क्योंकि अब देखिए सेकंड में आत्मनिष्ठा संबंधी दोष हो जाता है। दूसरा दोष आत्मनिष्ठा को लेकर है। जब हम अपने निरीक्षण के आधार पर किसी दूसरे व्यवहार के बारे में विचार प्रकट करते हैं तो हमारे स्वयं को अपनी भावनाओं, विचार और दृष्टिकोण का प्रतिबिंबित उसमें झलकने लगता है। तुलसी की शब्दावली में झाका रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिनक तैसी वाली परिस्थिति हम लोगों को भी बन जाती है। एक सात्विक विचार वाले व्यक्ति को सभी साधु ही नजर आते हैं, जबकि एक शंकाशील व्यक्ति प्रत्येक के चरित्र की संदेह की दृष्टि हो जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति क्या हो, साधु हो, उनका विचार क्या हो, सात्विक हो, तो जो भी व्यक्ति देखते हैं उनका विचार लगता है कि वह भी क्या हो, सात्विक ही है, वह भी वैसा ही है, वैसा ही उसको साधु नजर आने लगता है। अब कह रहा है कि पक्षपात एवं द्वेषपूर्ण दृष्टि क्या है। केवल आत्मनिष्ठा ही नहीं, हमारी पक्षपात और द्वेषपूर्ण दृष्टि भी हमारे निरीक्षण के परिणामों को अपने विशेष रंग रंगने का प्रयत्न करती है। हमें अपने प्रियजनों तथा कृपा पात्रों में कोई भी दोष नजर नहीं आते, जबकि जिन से हमारी कुछ खटपट हो अथवा जो हमारे स्नेह भाजन नहीं है, उनमें सदैव हम न कोई दोष निकालना चाहते हैं अथवा उनके बारे में बहुत सारे संदेह हमारे अंदर विद्यमान हो रह जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि पक्षपात एवं द्वेषपूर्ण दृष्टि यह हो जाता है कि मान लीजिए जिनके साथ हमारा दोस्ती है उनके साथ तो हम उनमें किसी प्रकार की कमियां नहीं निकालते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से हमारा उनके साथ खटपट हो गया हो या उनके साथ लड़ाई हो गया हो
वह हमारे विरोधी हो तो उनमें हम बहुत सारे द्वेष निकालते हैं, बहुत सारी कमियां निकालने लगते हैं, उनका पक्षपात, मान लीजिए दोस्त को पक्ष ले लेते हैं और जो हमारे क्या हैं जो विरोधी हैं उनमें अवगुण निकालने लगते हैं। यही हो गया पक्षपात एवं द्वेषपूर्ण दृष्टि। लेकिन निरीक्षण में ऐसा नहीं होना चाहिए। निरीक्षण का जो रूल है इसमें कहा गया है कि आपका पक्षपात हो, आपका दोस्त हो या दुश्मन हो, निरीक्षण में सभी के साथ एक जैसा होना चाहिए, तब विश्वसनीयता के रिजल्ट आता है। चलिए अब है कि विश्वसनीयता एवं यथार्थता का अभाव क्या है। कह रहा इस विधि द्वारा व्यक्ति के ऊपरी व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, उनकी मानसिक प्रक्रिया और व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानने का दावा किया जाता है, परंतु इस दावे में विशेष बल दिखाई नहीं देता। निरीक्षण का ढंग कितना ही अच्छा क्यों न हो, दूसरी व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में क्या हो रहा है यह हम नहीं जान सकते। मानव स्वभाव बड़ा विचित्र है। एक बुरा व्यक्ति जो अपने भावों को छुपाने के थोड़ा बहुत भी सिद्धत है, ऊपरी व्यवहार से अपने आप को बहुत ही शिष्ट एवं चरित्रवान सिद्ध कर सकता है, जबकि एक अच्छा आदमी अपने अनौपचारिक एवं अस्पष्ट व्यवहार के कारण लड़ाकू और जिद्दी, मूर्ख तथा असभ्य ठहराया जा सकता है। अतः निरीक्षण विधि द्वारा किए गए परिणाम सभी परिस्थितियों में विश्वसनीय एवं यथार्थ नहीं होते। कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी व्यक्ति को यदि हम निरीक्षण करते हैं, टेस्ट लेते हैं दो व्यक्ति को, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उनका जो व्यवहारिक आचरण है वह बनावटी होते हैं, और कुछ का जो होता है रियल होता है। तो हम यहाँ वेरीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क में, दिमाग में कुछ अलग रहता है और व्यवहारिक परिवर्तन व्यवहार में कुछ अलग रहता है। तो यहाँ पर हम उनकी 100% शुद्धता नहीं कर सकते हैं। चलिए अब लिखा है कि घटनाओं की आवृत्ति तथा पुनरावृत्ति में कठिनाइयाँ क्या आती है। व्यवहार संबंधी घटनाओं को वास्तविक रूप में घटने अथवा उन्हें दोबारा देखने की काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस तरह बालक के व्यवहार और व्यक्तिगत संबंधी बातों को दोबारा अध्ययन करना काफ़ी लंबा, अरुचि और सुसाद काज बन जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कोई बालक है, अभी कैसा व्यवहार कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि 10 दिन के बाद वैसा ही व्यवहार करेगा। वैसा ही व्यवहार करने के लिए हमें बहुत ही इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है वह 2 मंथ के बाद ऐसा व्यवहार करे। इसलिए कहा गया है कि कोई भी बालक में यह जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार अभी घटना हो रहा है कल भी ऐसा ही होगा। ठीक है। चलिए अब है कि निरीक्षण बालक के संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तिगत की जांच संभव नहीं है। कैसे? निरीक्षण विधि का प्रयोग व्यवहार अध्ययन के लिए आंशिक रूप से ही संभव है। किसी के संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तिगत के आंतरिक पक्ष आकलन विधि द्वारा संभव नहीं है। आंतरिक विधि और व्यक्तिगत विधि जो आवरण तक पहुंचने पाने का काम ऊपरी और बाह्य निरीक्षण द्वारा नहीं हो सकता है। निरीक्षण तो चेतन व्यवहार का ही है, कुछ सीमा तक ही अध्ययन किया जा सकता है। अब चेतन या अर्धचेतन तक पहुंच पाना उसकी सामर्थ्य के बाहर है। चलिए अब क्या है, निरीक्षण के परिणामों को नोट करने में कठिनाइयाँ क्या क्या होते हैं। मान लीजिए हम निरीक्षण कोई बालक है उनका निरीक्षण करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जा रहे हैं, उनमें ये व्यवहार है, उनमें ये व्यवहार है, उनमें ये व्यवहार है, तो कहाँ कहाँ हमें दिक्कत होते हैं। निरीक्षणकर्ता द्वारा निरीक्षण की गई बातों को नोट करके रिकॉर्ड तैयार करने में कठिनाई आती है। दो कार्य एक जैसी कुशलता से कर पाना कठिन ही होती है। निरीक्षण करे या रिकॉर्ड करे, दोनों में एक ही भली भांति संभव हो पाता है। बहुत सी बातें अच्छी तरह से निरीक्षण करने पर भी नोट करने से रह जाती है। दूसरा, जो कुछ भी दिख रहा है या सुनाई दे रहा है उसकी अस्पष्टता अथवा निरीक्षण में रह जाने वाली कमी भी निरीक्षण के परिणामों में अविश्वसनीयता लाती है। जैसे में टेप है, कैसेट, कैमरा, दूरदर्शन आदि से आधुनिक साधनों का प्रयोग सभी के वश की बात नहीं होती है, फिर भी उसका प्रयोग करने में तो कठिनाई आती है। ऐसा इंतजाम करने, निरीक्षण करवाने कौन कौन राजी होगा, और फिर राजी हो भी गया उसका व्यवहारिक स्वाभाविक कहाँ रह जाता है। व्यवहारिक स्वाभाविक का मतलब पहले जैसा स्वभाव था, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, बनावटी व्यवहार हो जाता है। इसलिए हम यह उनका परीक्षण नहीं कर सकते हैं। चलिए अब निष्कर्ष यही है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निरीक्षण विधि को ठीक प्रकार से उपयोग करने के रास्ते में कई बाधाएं तथा निरीक्षण विधि का विश्वसनीयता एवं यथार्थ संगिंध है।
परंतु इन सभी नियमों को काफ़ी सीमा तक दूर कर पाना कठिन होता है, भी संभव नहीं कर पाता। इस प्रकार निरीक्षक अपनी लगन और निष्ठा के समय निरीक्षण कर पाना व्यवहार संबंधित बातों को समुचित अध्ययन कर सकता है। सीमित साधनों के अंतर्गत मन व्यवहार अध्ययन जितना विधि द्वारा संभव है उतना ही किसी विधि द्वारा नहीं। इस बात को सदैव ही निरीक्षणकर्ता द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। चलिए अब हम अभी जो जितना भी कराए हैं ये आपको अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान एमएड सेमेस्टर 1 CC01 का यूनिट फर्स्ट का ये VBI 3 क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे ही आपको सभी यूनिट का क्वेश्चन लाएंगे तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एमएड रंजन एकेडमी को, एवं इसी तरह आपको प्रत्येक यूनिट का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस चैनल पर। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल को आप लोग सर्च कीजिए, उस पर आपको ये PDF भी दे दिया जाएगा, इसे आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।